नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आदित्य रिएक्ट्स पे। और जैसा कि आप सभी को पता होना चाहिए कि एशिया पावर इंडेक्स के हिसाब से इंडिया चौथा ताकतवर देश बना है और आज का हमारा टॉपिक भी उसी पे है। इंडिया रैंक्ड फोर्थ पावरफुल नेशन इन एशिया। आज के इस वीडियो का क्रेडिट जाता है सना अमजद, कैटलिस्ट रिकॉर्ड और रिबाहा इमरान को। इनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो चलिए जानते हैं क्या है पाकिस्तान के लोगों का विचार। सर, आपका नाम? अली राजपूत। अली, आपको पता है कि लुई इंस्टीट्यूट हर साल लिस्ट जारी करता है, रैंकिंग जारी करता है एशिया की जो है ताकतवर कंट्रीज की। अब आपको पता है जो हमारा हमसाया मुल्क भारत है वो अमेरिका, चीन और जापान के बाद चौथे नंबर पर आया है। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? और पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान जो है वो 15वें रैंक पर है और इंडिया चौथे रैंक पर। मतलब हमारे दोनों मुल्क एक साथ साथ हैं। बॉर्डर लगता है, हमें माँ जाए कहा जाता है, हमसाए कहा जाता है, लेकिन इंडिया चौथे रैंक पर और पाकिस्तान 15वें रैंक पर। इतना बड़ा फर्क क्यों? फर्क इस वजह से क्योंकि जो भारत की जो गवर्नमेंट है वो उनके अवाम के साथ मुखलिस है। हमारी गवर्नमेंट जो है वो अवाम के साथ मुखलिस नहीं है। यहाँ पर यह मामला है कि एक मिडिल क्लास या गरीब के पास खाने को पैसे नहीं है, लेकिन अभी हाल ही की बात है कि अगर कोई बाहर का ब्रांड यहाँ पर कॉफ़ी की एक शॉप ओपन करता है अपनी ब्रांच, तो 5 से 6 करोड़ का रेवेन्यू एक दिन में हो जाता है। तो ऐसा तो नहीं है कि पैसा नहीं है, लेकिन पैसा बाहर से आ रहा है क्योंकि वो लोग आउटसोर्स करते हैं। हम उनके लिए सस्ता पड़ते हैं, तो एज ए लेबर हम लोग अच्छे हैं। और जहाँ तक ये बात है कि 15वें नंबर पर, तो मैं तो मतलब हैरान हूँ कि 15 पर भी है, वरना तो मुझे ऐसा लगा कि आपने 50 का है, तो फिर मैं हाँ मतलब अगर 15 पर है तो बहुत अच्छी बात है। और जहाँ तक कंपैरिजन की बात है तो इंडिया से बनता ही नहीं है कंपैरिजन। उसका रीजन ये है कि मार्शल लॉ नहीं लगा। 35 साल तक आपको पता है कि किसने हुकूमत की है। और वहाँ की अगर बात की जाए तो वो जो गांधीइज्म का प्रॉपर एक डोमेन वो लोग लेके चले तो वो उसी उस पर रहे और उनकी आइडियोलॉजी बिल्कुल स्ट्रेट थी। अभी भी अगर आप देखें, खासतौर पे जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है केजरीवाल साहब, तो वो देखेंगे किस तरह के नए आइडियाज लाए। दिल्ली में उन्होंने प्रॉपर तरीके से जो है हुकूमत कायम की है, तो आई थिंक कंपैरिजन तो बनता ही नहीं है। जहाँ तक हमारी बात है, आपने अब्दुल कदीर साहब की बात की, आपको नहीं लगता यहाँ पे टैलेंट बिक तो जाता है, कदर नहीं की जाती? बिल्कुल बिक जाता है, कदर नहीं की जाती, क्योंकि हर किसी को पैसों की नीड है। देख लें आप, वो तो हर मुल्क में है, लेकिन उसके बाद भी लोग पेट्रियोटिज्म दिखाते हैं। हर किसी को ना अपने आप की लगी हुई है। यहाँ पे लोग ना अपना 100 का नुकसान नहीं करेंगे, अगले का लाख का नुकसान कर जाएंगे। ठीक है, वो कहीं देखेंगे नहीं कि भाई अगला बंदा यार उसका लाख का नुकसान जा रहा है, मैं अपना 100 का कर लूं। हर किसी को ना अपनी ही पड़ी हुई है, वो अपनी ही करता है। इस बात को आप छोड़ देंगे वो किसी और को। चीजें बेहतर कैसे हो सकती हैं? चीजें बेहतर कैसे हो सकती हैं? एहसास एक दूसरे का अगर करने लग गए। एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? हाँ। अच्छा, अगर हमारे हुक्मरानों को समझ नहीं आ रहा कि हमने पाकिस्तान को कैसे लेकर चलना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे सियासतदान आते हैं, अपना टेन्योर पूरा नहीं करते, उनकी टांग खींच ली जाती है, वो चले जाते हैं, जो प्रोजेक्ट शुरू हुए होते हैं वो बंद हो जाते हैं और अवाम का जो टैक्सों के जरिए उन्होंने पैसा जमा किया होता है वो सारा ज़ाया हो जाता है। तो मुझे बताएं कि अगर इनको समझ नहीं आ रहा तो इंडिया से ही थोड़ी अकल ले लें, इंडिया से ही कुछ सीख लें कि मुल्क को कैसे लेकर चलना है। वो इतने ज्यादा आबादी को लेकर चल रहे हैं और आपको पता है इस साल अप्रैल 2023 में वो चाइना को छोड़कर दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला कंट्री बनने जा रहा है। तो हम उनसे क्यों नहीं सीखते? अगर मुल्क को हमें नहीं चलाना आ रहा है, हमें नहीं पता कि यहाँ के लोगों को, यहाँ के वसाइल को यूटिलाइज कैसे करना है। देखें अगर सीख लेंगे तो फिर मिली नगमे कौन सुनेगा? सही है, उसकी वजह है ना, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो प्रॉपर ईगोइस्टिक और ये हुब्बुल वतनी का जो चूरन बेचा जाता है, इसकी वजह से बहुत सारे लोग भूखे मर जाते हैं, अपने घर को नहीं देख सकते। तो जितने भी बॉयज हैं और खासतौर पर लौंडे जो हैं, उनको मैं ये कह रहा हूँ कि भैया पहले अपने घर का देखो, मुल्क की टेंशन बाद में लो, पहले फैमिली की टेंशन लो और कोशिश करो कि जहां से भी आप आमदनी कमा सकते हो वो कमाओ। और जहां तक आपने इंडिया की बात की, तो मेरा तो फेवरेट कंट्री है। इवन अगर मुझसे कोई पूछता है कि आप, हर किसी का होता है ना कि आप यार मैं इंग्लैंड जाना चाहता हूँ या मैं LSE जाना चाहता हूँ या मैं लंदन जाना चाहता हूँ, तो मैं तो लखनऊ देखना चाहता हूँ। मुझे तो वहाँ का सब कुछ और डिजर्व करते थे, क्योंकि उन्होंने काफ़ी हद तक अपनी इकॉनमी, उन्होंने इन चीज़ों को इम्प्रूव करने की कोशिश की है। उन्होंने अपनी इकॉनमी इम्प्रूव की है, उनके सोर्सेज अगर आप देखें तो वो उन्होंने, इवन ये कोविड आया, कोविड के बावजूद उन्होंने, उनकी इकॉनमी इतनी डैमेज नहीं हुई जितनी ओवरऑल वर्ल्ड पे इम्पैक्ट पड़ा है उसका। तो उस हिसाब से कि वो उन्होंने अपने रिसोर्सेज को देखा, उन्होंने अपनी इकॉनमी जो है वो स्ट्रॉन्ग रखी, उन्होंने इस चीज़ में, इन हालात में भी स्ट्रगल की। देखें, इंडिया ने हर चीज़ को बहुत ही कंट्रोल्ड वे में लेके चल रहे हैं।
और उनका चाहे मिलिट्री कैपेसिटी हो, चाहे डिफेंस का बजट हो, या चाहे उनका बिजनेस का जो वो मंत्रा है वो हो, वो हर चीज़ को बहुत ही टेक्निकल वे में, प्रोफेशनल वे में लेके चलते हैं। लेकिन सरहद की जो लकीर है, लकीर के इस पार पाकिस्तान में बदकिस्मती से आप कह लें कि पिछले 75 सालों में एक रोज़ भी मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा किसी ने देखा हो कि जब हर चीज़ को उसके जो रिक्वायर्ड जो उसका मुकाम है वो दिया गया हो। फिर सबसे इम्पोर्टेंटली हमारे पास एजुकेशन हम प्रायोरिटाइज ही नहीं कर रहे हैं उस चीज़ को। चाइल्ड लेबर इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। अगर हम उस कम्युनिटी को पढ़ा लिखा के उस कम्युनिटी को हम लोग अगर आगे लेकर आए तो बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी हमारी। उन्हें कितने लॉयल मिले हैं। नरेंद्र मोदी की हुकूमत आने के बाद उन्होंने इंडिया के लिए कितना काम किया। हम यहाँ पे हमेशा नरेंद्र मोदी के खिलाफ बात करते हैं कि नरेंद्र मोदी जो है वो मुसलमानों के खिलाफ है, लेकिन आप देखें कि उन्होंने अपनी कंट्री को तरक्की की राहों पर गामजन कर दिया और आज कहाँ पर लाकर खड़ा कर दिया अपने मुल्क को। जी देखिए, बिल्कुल अगर हम देखें 1947 से लेके अब तक, तो वहाँ पे जो भी गवर्नमेंट आई है, पहली बात तो ये है कि वो अपने कंट्री के साथ एटलीस्ट लॉयल थे। और उसके बाद जब वो गवर्नमेंट चेंज होती है, तो चेंज होने के बाद जो अगली गवर्नमेंट आती है, ऐसा नहीं है कि वो आके अपना वो सारा प्लान जो है वो चेंज कर देते हैं। जैसे हमारे यहाँ PMLN जो है कुछ मंसूबे ला रही होती है, अगर PTI की गवर्नमेंट आई है या PP की आई है, तो वो उनको बिल्कुल चेंज कर देते हैं। और अगर वो हमसे आगे है तो इसकी रीज़न यही है कि वहाँ पे जो पॉलिटिशियंस आए हैं वो कम से कम उनके साथ लॉयल्स थे और वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रही है। उसके अलावा उन्होंने जो हमारा ये अब करंट एज चल रहा है, इसमें जो सबसे बड़ी ज़रूरत है वो ये है कि कंप्यूटर का दौर आ गया। IT में ख़ास तौर पे उन्होंने बहुत ज़्यादा तरक्की की है। तो उसके अलावा एग्रीकल्चर सेक्टर को अगर हम देख लें तो उसमें हमारे यहाँ आप देख लेंगे किसान जो है वो बेचारा मारा मारा फिरता है। वो वहाँ पे अनाज उगा रहा है लेकिन आज किसान को अनाज नहीं मिल रहा। जबकि वहाँ पे इंडिया में हम देखें तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हैं ख़ास तौर पे किसानों के लिए, उनके ऊपर उनको सब्सिडी दी जाती है। जो फर्टिलाइजर्स हैं उनके ऊपर उनको सब्सिडी दी जाती है। तो बात सिर्फ इतनी है इसमें कि जो हुक्मरान आए हैं वो लॉयल्स हैं। देखें कि एक तो उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, उनके पास रेवेन्यू बहुत अच्छा जनरेट हो जाता है और एक एटॉमिक पावर बनाने के लिए आपके पास एक अच्छा हैंडसम रेवेन्यू होना चाहिए। तो इंडिया ने अपना रेवेन्यू बहुत अच्छा जनरेट किया हॉलीवुड के थ्रू और फिल्म इंडस्ट्री के थ्रू। उनके पास हमारे पास तो अभी एक पोर्ट हमने स्टार्ट किया ये वाला सिंध वाला। उनके पास तो काफ़ी सारे उन्होंने रेवेन्यू के जनरेशन के वो हैं बड़े उनके पास। तो वो लोग उनके पास एक तो रेवेन्यू बहुत ज्यादा था जिस वजह से उन्होंने अपने एटॉमिक पावर बनने की उन्होंने कहा कि मार्केट में हमें जरूरत है। अपने पाँव पीछे नहीं करेंगे, वो आगे से बढ़ते जाएंगे। लेकिन हमारे पास वो मौके नहीं है, वो सारी फैसिलिटीज़ नहीं है जो उनके पास हैं, क्योंकि हमारे पास चीज़ें बहुत महंगी हैं। उनके पास जो क्वालिटी है चीज़ों की वो बहुत हाई क्लास होती हैं और हमारे पास क्वालिटी शुरू ही लो क्लास से होती, तो इस वजह से फिर हमारे पास वो मौके मौजूद ही नहीं है कि हम उनको कम्पीट कर। क्योंकि इंडिया कहां से कहां पहुंच गया और आप पाकिस्तान के हालात देखें, ऐसा कोई क्राइसिस नहीं है जो पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद ना हो या पाकिस्तान उस क्राइसिस से ना गुजर रहा हो। देखें, ये जो आपने बात की ना इख्तिलाफ की कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान है, उसकी वजह ये कि बहुत सारे लोगों का ना बिजनेस ही यही है। अगर लड़ाई खत्म हो जाएगी ना तो फिर लूप होल्स नहीं रहेंगे, और अगर लूप होल्स नहीं रहेंगे ना तो फिर वो बीच से जो है ना वो प्रॉपर तरीके से स्प्लिट और डिवाइड एंड रूल खेल नहीं सकते। और उस तरीके से ना तो फिर पॉलिसीज में लैग कर रहा है पाकिस्तान, करप्शन में लैग कर रहा है। ये तीन तो मेन फैक्टर्स है ना। अगर पाकिस्तान उनको कवर अप कर ले तो पाकिस्तान भी इंशाल्लाह फोर्थ या पाकिस्तान टॉप पे आ सकता है। द फोर्थ मोस्ट पावरफुल कंट्री इन एशिया। क्या लगता है कैसी अचीवमेंट है ये? उनके लिए अच्छी है, हमारे लिए नहीं है। हमें कुछ समझ नहीं आती कि हम इंडिया को किस चीज में बुरा भला करें। तो हम ये कहते हैं भाई इंडिया में गुर्बत बहुत ज्यादा है, लेकिन हम ओवरऑल ये नहीं देखते कि पाकिस्तान में जो है पाकिस्तान की आवाम किस हाल में रह रही है। गुर्बत तो है ही है, हमारे यहाँ पे मिडिल क्लास लोग जो है वो कैसी जिंदगी गुजार रहे हैं। खैर, आपने बड़ी अच्छी बात की मिडिल क्लास लोगों की। इंडिया चूंकि फॉलो करता है चाणक्य आचार्य जी को, उनके मंत्रा को फॉलो करता है और वो उस पे डटा हुआ है। हम अनफॉर्चुनेटली हमारे पास कुरान है, इस्लाम है, सुन्नत है, हम इसको फॉलो नहीं कर पा रहे। अगर इसके मुताबिक चले तो हर चीज़ अपने एक मयार पे ही पूरा उतरेगी। इंडिया में जो भी है उन्होंने बिजनेस माइंड जो सेट है वो उसको उजागर किया, हमेशा बिजनेसमैन को ऊपर लेकर आए हैं। पाकिस्तान में सनतकार देखें कहाँ पिस रहा है। आप एक फैक्ट्री नहीं लगा सकते। IMF की शराइत इस कदर सख्त है ना कि IMF ये कहता है
कि आपने 3 मरले का छोटा सा घर नहीं अलहदा बनाना, हाँ, लेकिन ये जरूर कहते कि डिफेंस में 2 कनाल की कोठी जो है वो किराए पे ले लो। पाकिस्तान का यही एक्सपोर्ट इतनी ज़्यादा है कि वो उनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का अगर आप कंपैरिजन करें तो इतना ज़्यादा वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं कि जो कि उनकी इकोनॉमी को अच्छा खासा बिल्डअप कर रहा है। इस वजह से मतलब वो दिन ब दिन बजाय नीचे जाने के वो स्ट्रांग होते जा रहे हैं। अपना उन्होंने जो एक लॉन्ग टर्म अपना टारगेट रखा है उसकी तरफ वो अचीव कर रहे हैं उसको, तो वो वाकई ही डिज़र्व करते हैं कि एशियन में 4th अगर उनको रैंक दिया गया तो वो डिज़र्व करते हैं। भारत जो है वो लाइक आप देख सकते हैं वो हर चीज़ में ग्रो कर रहे हैं, चाहे किसी भी इंडिया, आई गेस इंडिया को दूसरा या तीसरा देना चाहिए था, क्योंकि इंडिया में हर चीज कंट्रोल्ड है। आप कभी भी अपने इंडिया के जो पीएम है या इंडिया में जो एस्टेब्लिशमेंट है वो कंट्रोल में रहती है, कभी भी हुकूमत के अगेंस्ट नहीं जाती। लेकिन पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट ही अनफॉर्चुनेटली ताकत का सरचश्मा बनी बैठी है। कुदरत का निज़ाम जब आप नहीं समझ पाएंगे और जब आप अपना एक निज़ाम लेकर आएंगे तब तो यही होगा ना। इंडिया में उस चीज़ को जो नेचुरल वे है उसको फॉलो करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हर इदारे में हर जगह अब एक छोटी सी सोसाइटी कोई बनाता है, उसमें भी 2 दिन होते हैं, 3 दिन होते हैं, 4थे दिन फटा पड़ जाता है कि यार मैंने ऊपर आना है। तो अपने अंदर की वो जो है मैं उसको खत्म करके ही ऑब्वियसली फिर आगे हम आ सकते। आपको पता है कि इस रैंक को देते वक्त जो है आपके बहुत सारे पहलुओं को अमेरिका से अच्छा रिलेशन है उनका, रशिया से अच्छा रिलेशन है उनको, वहाँ से बहुत ज़्यादा बैक होता है। तो इस वजह से अगर हमारा भी डिफरेंट कंट्री से मतलब हो गए अच्छे फॉरेन पॉलिसीज होंगी तो हम भी उनसे कुछ सीखने को मिलेगा। और आज जो आ रहे हैं इंडिया, रशिया के जो प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं वो इंडिया आ रहे हैं और उनमें बहुत ज़्यादा एक डिफेंस की डील। जैसे कि देखा जाए आजकल के जो टाइम पीरियड चल रहा है उसमें इंडिया जो है बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है। और किसी भी आप इंस्टीट्यूट ले लें, आईटी के ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन देख लें, उसमें सीईओज़ का जो ताल्लुक होगा वो इंडिया से होगा। तो इंडिया जो है इस पोजीशन को डिज़र्व भी करता है कि काफ़ी टैलेंटेड बंदे हैं, मतलब तो वो अपना टैलेंट अपना जब लोगों को पता चलता है तो जाहिर है उन्होंने अब आगे निकलना ही है। मतलब इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में कोई बुरी बात है। जबकि इंडिया में कतई ये नहीं देखा गया। हर जगह हम देखें तो इंडिया एक बहुत ही उसको लेकर चलता है। स्पोर्ट्स का मैदान हो, उनका बॉलीवुड हो, उनका इंडस्ट्री हो, हर चीज़ बहुत ही एक डिवाइस वे में लेके चलते हैं। लेकिन पाकिस्तान में हर जगह ही आपको पता है कि और बाकी ये है कि इंडिया ने जो एजुकेशन पे इन्वेस्ट किया है उसका उसने काफ़ी पे बैक्स किया। अब आप देखें कि ट्विटर, गूगल के जो सीईओ है ना वो इंडियन है, ठीक है ना, कोई भी पाकिस्तानी नहीं है। पाकिस्तानी जो है वो अभी बहुत पीछे है इंडिया के बाद। IMF के जो डिप्टी मैनेजर हैं वो भी इंडियन है। जी जी, वो भी अब हमारी बॉस है। सही हो गया, यानी कि इंडिया जो है अब हमारा बॉस बन चुका है। जी बिल्कुल, अब आइंदा जो है इंडिया वो हमारा बॉस होगा, क्योंकि हमने IMF का प्रोग्राम। इंडिया इस रैंक को डिजर्व करता था? इंडिया इससे ऊपर इस रैंक को डिजर्व करता है, 4th को नहीं, बल्कि मेरा ख्याल है कि 3rd को तो एटलीस्ट 3rd पे तो आना चाहिए उसको तो पहले हम अपना हट ले चुके हैं। तो और उसका है भी आईटी जिस तरीके से संभाल रहे हैं, और बाहर जितने भी वेस्टर्न कल्चर के जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनको पता है कि इंडिया वो मार्केट है, ठीक है। एस्थेटिक भी मिलेगा, इंटेलेक्ट भी मिलेगा, और इसके अलावा जो है वो देसी तड़का भी मिलेगा। तो बन के एक नई चीज़ आती है कि जो फिर इंसान को जो है वो मसाले आप देख लें खास तौर पे, तो आई थिंक कि वो तो अच्छा 3rd रैंक। यार मैंने पॉलिसियों की सस्टेनेबिलिटी है, यानी ये उनकी थ्रू आउट वही पॉलिसियाँ जो नेहरू और गांधी ने डिसाइड की थी, ठीक है ना। हमारे यहाँ जो कायदे आज़म ने डिसाइड की थी वो 2 साल बाद ही चेंज कर दी गई थी, ठीक है ना। यहाँ पे अपने मतलब, और हमारा जो इमेज है ना वो काफ़ी बुरा है पूरी ऑल ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है ना। तो हमें बेसिकली अपना इमेज दुरुस्त करना पड़ेगा, देन वी आर इन्फ्लुएंस फिर हम। और प्लस वहाँ जो डेमोक्रेसी है ना उसको जाता है, उसकी वजह से ये है कि उनकी जो पॉलिसीज़ है ना वो सस्टेनेबल है, उन्होंने एक ही पॉलिसी रखी हुई है। हमारी तरह नहीं है कि हर कोई जो भी गवर्नमेंट आती है वो आके पॉलिसियाँ बदल देती है, कभी नेशनलाइज कभी डी नेशनलाइज। तो ये इन चीज़ों से हमें बहुत नुकसान हुआ है, ठीक है ना। तो इसलिए इंडिया जो है ना वो इसलिए पावरफुल कंट्री है, उन्होंने फिर एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया, जबकि हमारे मुल्क में एजुकेशन किसी भी गवर्नमेंट की जो है ना वो प्रायोरिटी ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये कुछ वजूहत है। तौकीर जावेद, मोहम्मद साजिद खान। सर, इंडिया जो है वो अमेरिका, चीन और जापान के बाद 4था ताकतवर तरीन मुल्क बन चुका है। 4थे रैंक पर आया है इंडिया ताकतवर तरीन ममालिक की लिस्ट में। क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए इंडिया जो है वो अगर 4थे नंबर पे आया है तो इसकी बहुत सारी रीजंस हैं। लाइक अभी पिछले दिनों में जो है वो यूके जो है यूनाइटेड किंगडम उसको क्रॉस करके आ गया है, और उसकी रीज़न यही है कि एक तो उसकी जो इकोनॉमी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और अगर हम उनके रिजर्व्स की बात करें
वो तकरीबन $600 बिलियन रिजर्व हैं उनके, जबकि हम $4 बिलियन पे फिर रहे हैं। और इसकी रीज़न जो मेरे ख्याल में जो सबसे बड़ी रीज़न है वो ये है कि वहाँ पे एक जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है 1947 से लेके आज तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, इसलिए जो है वो उसके किसी भी हम सेक्टर को देखें उसकी जो अगर हम देखें बरामदात को, एक्सपोर्ट जो है उसकी $1 बिलियन में है और हमारे यहाँ उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। तो इंडिया जो है वो डिज़र्व करता है कि वो चौथे नंबर पे है और आगे भी जो एक्सपेक्ट हम यही कर रहे हैं कि वो दुनिया की जो, बल्कि उनका एक गोल उन्होंने रखा हुआ था कि वो पता नहीं $5 ट्रिलियन की जो है वो इकोनॉमी बनने जा रहा है। तो ये मेरे ख्याल में सबसे बड़ी रीज़न यही है कि वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, कोई इंटरफेरेंस नहीं है आर्मी की तरफ से या बाकी जो दूसरे जैसे हमारे यहाँ मौजूद है। सर आपको पता है ये रैंकिंग देते हुए बहुत सारी चीज़ों को जो है मद्देनजर रखा जाता है, जिसमें आपकी इकोनॉमी, स्टेबिलिटी, फ्यूचर रिसोर्सेज, आपकी डिफेंस नेटवर्क, हर चीज़ को देखा जाता है। तो आपको क्या लगता है कि इंडिया इस लिहाज से ओवरऑल ठीक है, वाकई में उन्होंने अपनी हर तरह से तैयारी की हुई है? जी जी बिल्कुल। देखें आपने अभी बात की डिफेंस की, जैसे तो इंडिया जो है उसके पास S-400 जो डिफेंस सिस्टम है, उनके पास सुपरसोनिक मिसाइल्स हैं। तो मैं डिफेंस को लेके ख़ास तौर पे पाकिस्तान को डिग्रेड नहीं कर रहा, हमारा भी माशाल्लाह डिफेंस सिस्टम जो है बहुत अच्छा है, लेकिन इंडिया जो है वो यहाँ पे क्यों पहुँचा हुआ है उसकी रीज़न, ख़ास रीज़न उनकी सिर्फ सबसे बड़ी रीज़न यही है कि इकोनॉमी है उनकी, और उनके पास जो एक उनके पास जो मैसेज है वहाँ पे, यानी कि अगर आप बात करें कि जो है तकरीबन 1.5 बिलियन लोग वहाँ पे रहते हैं, तो वर्क फोर्स उनके पास बहुत ज़्यादा है और बहुत सारे जो उनके निज़ाम है उनमें एक ट्रांसपेरेंसी है जो कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में नहीं है। सर आपने खुद ही अपने मुंह से ये एक्सेप्ट किया है कि इंडिया हर लिहाज से पाकिस्तान से बहुत बेहतर है, फिर इंडिया और पाकिस्तान का हम हमेशा मुआवजा क्यों करते रहते हैं? हम हमेशा ये क्यों कहते रहे कि पाकिस्तान हर चीज़ में बहुत अच्छा है और इंडिया हर चीज़ में पीछे है? तो हम इस दौर में फिर क्यों लगे हुए हैं? देखिए अगर हम मुआवजा करें ना उनका, चाहे हम इकोनॉमी में करें, चाहे हम एग्रीकल्चर सेक्टर जो है उसमें करें, इंडस्ट्रियल सेक्टर में करें, या ख़ास तौर पे IT में अगर हम करें, तो हम ऑन पेपर जो है हम उनसे बहुत पीछे हैं। हाँ, लिटरली हम बहुत पीछे हैं, लेकिन बीइंग अ पाकिस्तानी और बीइंग अ पैट्रियट जो है मैं इस चीज़ को वैसे एक्सेप्ट करते हुए मुझे थोड़ा सा फील होता है, लेकिन रियलिटी यही है कि हम ऑलमोस्ट सारे सेक्टर्स में इंडिया, बिकॉज जो इंडिया में एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, लोग एजुकेशन के हवाले से बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बिकॉज डिफरेंट जो हमारे पास एशियन जो आउट ऑफ कंट्रीज अब्रॉड आ जाता है, जैसे गूगल में इंडिया के CEO हैं संदीप पिचाई, ट्विटर के इंडिया के CEO बने हैं, ये इंडिया में IT बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है। उस हिसाब से अगर डिफरेंट उनकी इकोनॉमी देखी जाए, जैसे कि अगर उनकी इकोनॉमी देखी जाए, जैसे कि उनके जो हैं टाटा अंबानी हैं, वो पाकिस्तान से रिलेटेड बहुत ज़्यादा हैं और वो लोगों को सपोर्ट भी करते हैं एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। और उनके जो पॉलिटिशियंस हैं वो इतने ज़्यादा करप्ट नहीं जितने पाकिस्तान के हैं, तो बस इस वजह से मोस्टली इस वजह से रैंक हुआ है। और वो सर जिस हिसाब से भारत को 4th रैंक दी गई है मोस्ट पावरफुल कंट्री होने की हैसियत से, और क्या आपको लगता है कि ये डिजर्व करते हैं? अगर डिजर्व करते भी हैं तो इसके पीछे आपको क्या फैक्टर्स नजर आते हैं? ये डिजर्व करते हैं, ऑब्वियसली डिजर्व करते हैं। जहाँ पे टेक्नोलॉजी इतनी ऊपर जा रही है और हर बंदे को एक टेक्नोलॉजी का पता हो, वो तो ऑब्वियसली डिजर्व करेंगे। जिनकी इकोनॉमी पाकिस्तान से बेहतर हो, जिनका एरिया पाकिस्तान से बड़ा हो, वो ऑब्वियसली डिजर्व करेंगे। पाकिस्तान में इतना नहीं है लोग जितना इलिटरेट है पाकिस्तान में, लेकिन इंडिया में भी हैं, लेकिन एज कम्पेयर टू पाकिस्तान इंडिया में कम है, तो उस हिसाब से वो डिजर्व। देखें अल्लाह का शुक्र है कि बॉर्डर पे जो वो टांग उठाने वाली परेड है उसमें पाकिस्तान हमेशा ऊपर होता है, और मुझे यकीन है कि क़यामत तक ही वो परेड हमसे कोई नहीं जीतने वाला, आप उसकी टेंशन ना लें। हाँ, दूसरी बात ये है कि हम दूसरे मैदान में कब इंडिया को कम्पीट करेंगे। इंडिया को तभी कम्पीट किया जा सकता है जब हम इंडिया को दुश्मन की निगाह से नहीं, हम उसको उस्ताद की निगाह से देखेंगे कि इंडिया ने किन चीज़ों पर उजागर किया। पिछले को बनता वैसे उनकी पोजीशन है ये, मगर जैसे वो आगे रिएक्ट करते हैं ना वो सही नहीं है, उनको इतना होना नहीं चाहिए था। वो अपने इससे वो कहते हैं ना नजायज़ फ़ायदा भी उठा सकते हैं, जैसे पाकिस्तान को तो ऑन ही नहीं करते, तो वैसे भी इनकी इतनी दुश्मनी होती है। तो देखा होगा आपने ये वीडियो, तो क्या लगता है उनके विचार का? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नमस्कार।